क्लास 11th फिजिक्स में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह विमा के उपयोग का तीसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसके पहले के जो दो पॉइंट हैं उसको हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यह जो तीसरा इसका एप्लीकेशन है वह है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम गति के समीकरण का ही उदाहरण ले लें तो गति का समीकरण क्या होता है? अगर एक समीकरण ले लें उसका पहला, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं। जैसे v वेग को प्रदर्शित करता है, अंतिम वेग को, u प्रारंभिक वेग को, a त्वरण को और t समय को। यानी यहाँ पर अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं और यह समीकरण उन अलग अलग भौतिक राशियों में एक संबंध स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार हम कोई भी भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण ले लें और यहाँ पर हम वह उदाहरण ले रहे हैं सरल लोलक का, तो सरल लोलक क्या होता है? यदि हम एक अवितान्य डोरी से एक छोटे और भारी गोलक को लटका दें तो सामान्य डिफिनीशन इसकी हो जाती है सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक की। तो यहाँ पे यल लंबाई का एक धागा है, इससे हमने एक छोटे से गोले को लटका दिया जिसका वेट स्मॉल m है और इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण g है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस गोलक को एक तरफ हम खींच के छोड़ दें तो यह दोलन करेगा, एक दोलन में जितना समय लगेगा वह इसका आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल को हम पहले पढ़ चुके हैं, आवर्तकाल को हम t से दिखाते हैं। तो यदि हम यह निकालना चाहें कि t किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यानी अगर हम इस डोरी की लंबाई बदल दें तो t का मान बदलेगा, इस g के मान को बदल दें तो t का मान बदलेगा, इस m के मान को बदल दें तो हो सकता है इस t का मान बदले। अभी तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस t का मान इस m पर भी डिपेंड कर सकता है, इस g पर भी डिपेंड कर सकता है और इस l पर भी डिपेंड कर सकता है। यानी यदि हम t का मान निकालना चाहें तो इन सब भौतिक राशियों के बीच एक संबंध हमें मिल सकता है। तो वह संबंध क्या होगा, इसको हम अलग अलग तरीकों से सूत्र की गणना करते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन डायमेंशन का भी यूज करके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आवर्तकाल का सूत्र देखें, यानी सरल लोलक के आवर्तकाल का जो हमें सूत्र प्राप्त होता है वह सूत्र क्या होता है? तो वह सूत्र आता है हमारा t बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। ये हमें सूत्र मिलता है। तो इस सूत्र की गणना हम इस बीमा विधि के तीसरे नियम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे यही समझेंगे कि इस तीसरे नियम से हम कैसे किसी भी सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह सरल लोलक है और इस सरल लोलक का जो धागे की लंबाई है वह यल है, गुरुत्वीय त्वरण इसका g है और द्रव्यमान m है। अब इसका आवर्तकाल हम चाह रहे हैं कि इसके आवर्तकाल का जो सूत्र है वह हम निकालें बीमा विधि से। तो हम मान लेते हैं कि अभी तो हमें पता नहीं है कि यह किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो जो हमें दिखाई दे रहा है वह क्या हो सकता है कि यल का मान बदलने पे t का मान बदले, हो सकता है g का मान बदलने पे t का मान बदले, या हो सकता है इस गोलक के द्रव्यमान को अगर हम बदल दें तो इसका आवर्तकाल परिवर्तित हो जाए। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि यह जो t है यह डिपेंड कर रहा है, यानी अनुक्रमानुपाती है किसके? एक तो यह द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है गोलक के, दूसरा गोलक की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और तीसरा गोलक के गुरुत्वीय त्वरण g पर डिपेंड कर रहा है। हमने मान लिया कि सरल लोलक आवर्तकाल, गोलक के द्रव्यमान। अब यह जो गोलक का द्रव्यमान है, अब पता नहीं m पे डिपेंड करेगा या m स्क्वायर पे डिपेंड करेगा या अंडर रूट m पे डिपेंड करेगा, यानी m की घात कितनी है, कितनी पे डिपेंड करेगा यह भी हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि यह m की घात a पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ m की घात a ले ली
और इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की घात b पर डिपेंड करता है और जो धागे की लंबाई है उसकी घात c पर डिपेंड करता है। तो हमने ले लिया कि t प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है m पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c के। अब हमें यह एक इक्वेशन मिल गया, लेकिन इसमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को इक्वल में चेंज कर दें। तो इक्वल में जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करते हैं यानी t इक्वल, तो किसी एक नियतांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे वह नियतांक k है तो इस k से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो k m पावर a, l पावर b और g पावर c। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आवर्तकाल है और राइट हैंड साइड में वह भौतिक राशियां हैं जिन पर यह आवर्तकाल निर्भर करेगा। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब अगर हम बीमा के पहले उपयोग पर आएँ तो बीमा के पहले उपयोग से हम किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करते हैं। यदि हमारा यह इक्वेशन एक सही होगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो बीमाएँ हैं वह आपस में समान होंगी। तो हम क्या करें, हम इसके दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। तब अगर इसके दोनों पक्षों का हम बीमीय सूत्र लिखें, यानी दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी यानी समय। तो समय का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसे हम कैपिटल टी से दिखाते हैं तो टी ही आएगा, बराबर के एक नियतांक है, संख्या है, तो यह बीमाहीन होगी। आगे क्या है, द्रव्यमान, यम द्रव्यमान को दिखा रहा है तो इसके लिए कैपिटल यम का यूज करते हैं, तो कैपिटल यम, इस पे पावर ए, यह बीमीय सूत्र हो गया यम का। यल लंबाई है यानी दूरी, दूरी के लिए यल का प्रयोग करते हैं, तो यल पे पावर कितनी है, बी, तो बी हो गया। जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका बीमीय सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं, तो यल टी पे पावर -2 और पूरे पावर कितनी है, सी। तो अब राइट हैंड साइड को हम एक साथ ले लें, तो राइट हैंड साइड को अगर एक साथ करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखें तो m पावर a, l पावर b, यहाँ पे हम लिखें l पावर b, और यहाँ पे देखें तो एक और l आएगा, तो l पावर 1 इंटू सी मल्टीप्लाइड सी हो गया, तो c, और यहाँ लिख सकते हैं t पे पावर -2c। अब यल पे 2 हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, तो m पावर a, यल पे पावर b भी है, c भी, तो एक साथ लिख लें b प्लस सी, और t पे पावर -2c, बराबर इधर अगर हम लिखना चाहें तो t है। अब t के साथ अगर राइट हैंड साइड में देखें तो m l t तीनों है, तो यदि उसी रूप में हम इसको भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m पे पावर 0 लिख दें तो m पे पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, l पे पावर भी 0 लिख दें तो इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया जिसमें यह लेफ्ट हैंड साइड की बीमा है और यह आपकी राइट हैंड साइड की बीमा है। तो यदि हमारा ये इक्वेशन सही होगा, अगर इक्वेशन सही होगा तो यह दोनों बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी, और यदि यह दोनों बीमाएं समान होंगी तो जो इनके ऊपर बीमा है यानी यह जो घातें हैं यह भी आपस में समान होंगी। तो इसकी घात आपस में समान होने का मतलब कि m पे घात जितनी है वही जो राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में, यानी दोनों की घातें आपस में समान होंगी। इसी प्रकार यल और यल की घातें आपस में समान होंगी और t की घातें आपस में समान होंगी। कब, जब संतुलन की अवस्था होगी, यानी यह जो हमारा समीकरण अगर सत्य होगा तो यह जो इनकी बीमाएं हैं वह आपस में समान होंगी। संतुलन की अवस्था में बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसा हमने कहा m पे घात और m की घात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बराबर होगी।
इसी प्रकार यल की घातें और टी की घातें। तो हम इनका कंपेयर कर लें, यदि समीकरण सत्य होगा तो ये दोनों बराबर होंगे। तो कंपेयर करते हैं, इधर यम पे घात लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और इधर यम पे घात a है, यानी जो a का मान है a इज इक्वल कितना आ गया 0। a का मान हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। अब आते हैं यल पे, तो यल पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी इज इक्वल 0, ये मिल गया। अब तीसरे को कंपेयर करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में t पे पावर 1 है और राइट हैंड साइड में t पावर -2c है, तो -2c इज इक्वल 1। तो यहाँ से यह जो तीनों घातें हैं उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू हमें मिल गई a बराबर 0। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2 को अगर दूसरे साइड ले जाएं तो -1/2, तो हमें c की वैल्यू मिल गई -1/2। अब c की वैल्यू को हम इस दूसरे वाले में रख दें तो यहाँ मान मिल जाएगा, तो b c की वैल्यू कितना है -1/2 बराबर 0, तो b बराबर हमें कितना मिल गया 1/2। तो हमें तीनों मान मिल गए, a का भी मान मिल गया, b का भी मान मिल गया और c का भी मान मिल गया। तो अब क्या करना है, अब इन सबको हमें पहले समीकरण में रख देना है, जो हमने पहला समीकरण बनाया था, कौन सा, t प्रोपोर्शनल t इज इक्वल के यम पावर a यल पावर b और t पावर c का। यानी इन सभी मानों को अब हम समीकरण 1 में रखने पर कौन से मान a b और c के, a b और c के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। मान रखना है किसमें, t इज इक्वल के यम पावर a यल पावर b और g पे पावर c। तो मान रखिए यहाँ पर के m, a पे पावर कितनी, a की वैल्यू कितनी आई है 0, यल b की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1/2 और g पे पावर c की वैल्यू हमें कितनी मिली है -1/2। तो m पे पावर 0, m पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, m पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो t बराबर k, ये 1 हो गया। यल पे पावर 1/2, g पे पावर -1/2 है, उसको नीचे लाइए तो g पे पावर 1/2 हो जाएगा। अब दोनों पे पावर 1/2 है, दोनों को एक साथ ले लें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो k इसको हम एक साथ अगर लिख दें तो k √L/G। अब k क्या है, k यहाँ पर एक नियतांक है और इस नियतांक की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर बीमा विधि किसी भी नियतांक की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर पाती, यानी अगर हम बीमा विधि से कोई सूत्र निकालते हैं उसमें जो नियतांक आता है उस नियतांक की वैल्यू कितनी होगी, यानी यहाँ पर जैसे यह k आ रहा है तो इस k की वैल्यू कितनी होगी, यह हम बीमा विधि से नहीं निकाल सकते, इसे हम प्रयोगों के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो जो अलग अलग प्रयोग हैं उसके आधार पर इसकी जो हमें वैल्यू मिलती है, यानी प्रयोगों के आधार पर जो वैल्यू मिलती है किसकी, k की, यह हमें कितनी मिलती है 2π, यानी k की वैल्यू कितनी होगी 2π। तो इस 2π मान को अगर हम ऊपर रख दें तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल k के साथ हमने रखा 2π √L/G, यानी आवर्तकाल का सूत्र हमें मिल गया। यानी इस बीमा विधि का उपयोग करके हम कोई भी भौतिक राशि जो अलग अलग भौतिक राशियों पे निर्भर करती हो उसके हम सूत्र की गणना कर सकते हैं कि उसका सूत्र कैसा होगा जो अलग अलग भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। जैसे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि अगर हमारे पास कोई सरल लोलक है तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वह किस किस पर डिपेंड करेगा। शुरू में हमें लग रहा था कि यह यम पर डिपेंड करेगा, लेकिन वास्तव में यह यम पर डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रकार हम कोई भी हमें इक्वेशन दिया पता हो या कोई अलग अलग भौतिक राशियाँ हों जिनके बीच संबंध स्थापित करना हो तो हम बड़ी आसानी से इस बीमा विधि के तीसरे उपयोग से उनके बीच एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं।